गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स चल रही थी अब और अकाउंट्स के अंदर जो अपन बेसिक वर्डिंग्स जो थी जो अपन यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर उनके बारे में अपन ने बात की है। आई थिंक काफी हद तक आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो जैसे जैसे आगे पॉइंट्स आएंगे हाथों हाथ उन पॉइंट्स को वापस रिवाइज किया जाएगा और सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज जो अपना पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, अपन ने पास्ट क्लासेस में बात की है कि अकाउंटिंग करने का अपना मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि अपन जो भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं उन बिजनेस एक्टिविटीज को करने से अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसका आकलन कर सकते हैं। और उसके अलावा अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस बात का अपन पता लगा सकते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सामने आता है। अब इसके अलावा भी अपन ने बात की थी कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस की जा सकती है जिनको अपन मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, अर्थात जिनको मुद्रा में माप सकते हैं, पैसों में माप सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन ने काम किया, उसने काम किया है, कितने रुपए का काम किया इसका अपने को पता नहीं है, इसके अपन अकाउंटिंग नहीं कर सकते। रमेश ने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी, हाँ इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि जो काम क्या किया है, मशीन खरीदी और कितने रुपए की परचेज की है, 10,000 रुपए की परचेज की है, मतलब इसको अपन अकाउंटिंग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दो बातें अपन ने की थी कि सबसे मेन ऑब्जेक्ट तो होता है कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन याद करना, इसके अलावा व्यवसाय को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसका आकलन करना, इसके बारे में जानना। और अकाउंटिंग अपन उन्हीं ट्रांजैक्शंस की कर सकते हैं जिनको अपन मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। आज बात करते हैं अपन अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में। देखो अपना इंस्टीट्यूट है द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, उसने अकाउंटिंग की परिभाषा दी है और परिभाषा क्या दी है, लेखांकन उन लेन देनों व धारणाओं जो कि वित्तीय प्रकृति के हैं उनको लिखने अभिलेखन करने की ऐसी कला है ताकि उनका वर्गीकरण किया जा सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके एंड उनका सारांश बनाया जा सके और उनके परिणामों को, उनका रिजल्ट क्या है, इनको भी इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, लेखांकन उन लेन देनों और धारणाओं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं किनको, जो किस प्रकृति के हैं, वित्तीय प्रकृति के, अर्थात उनको अपन पैसों के अंदर मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, को लिखने और अभिलेखन करने की कला है। उनको इस तरह से रिकॉर्ड करें अपन कि उनका क्या किया जा सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके, उनसे उनका रिजल्ट निकाला जा सके, उनका सारांश क्या रहे और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को अपन अच्छे से इंटरप्रेट भी कर सके। दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की और उनको समराइज करने की इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक विशेष तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन ए पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखो भाई क्या बोल रहा है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड कर सकते हो जो किस प्रकृति के हो, फाइनेंशियल प्रकृति के हो, अर्थात कम से कम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनकी सबसे पहली खूबी क्या होनी चाहिए, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, अर्थात जिनको अपन मुद्रा के अंदर मेजर कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स थ्योरी, और इनके आधार पर उनके रिजल्ट को भी अपन, उनके परिणामों को भी अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये थियोरेटिकल पार्ट है, आई थिंक हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आगे जैसे ही अपन कंपटीशन लाइन में जाते हैं, 11th स्टैंडर्ड पास करते हैं, उसके बाद में इन चैप्टर्स की जो वरीयता है बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑन एन एवरेज आप
किसी भी, जैसे आप सीए करो, सीएस करो, सीडब्ल्यूए करो, मतलब सीए, सीएस और सीपीटी करो, सीपीटी के अंदर जाते हैं अपन, तो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं बेसिक जो क्वेश्चंस, बेसिक जो चैप्टर हैं इन्हीं से आते हैं। और ऑन एन एवरेज क्या होता है, बच्चों को इनके बारे में नहीं बताया जाता, फिर बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये बेसिक बातें हैं, थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपके फ्यूचर के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अकाउंटिंग साइकिल। लेखांकन चक्र। अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र की बात करें तो ये प्रोसेस बताएगा कि अपन किस अकाउंटिंग जब करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में अपने को क्या करना होता है, उसके बाद में अपने को क्या करना होता है। देखो भाई, सबसे पहले बिजनेस के अंदर होगा ट्रांजैक्शन, लेन देन। उस ट्रांजैक्शन के बेस पर, उस ट्रांजैक्शन के बेस पर अपन क्या करेंगे, उनको जर्नलाइज करने का काम करेंगे, उन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने का काम करेंगे। अर्थात जर्नल एंट्रीज का नाम सुना हो, आगे जस्ट ये थ्योरेटिकल पार्ट होने के बाद में अपन जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। ट्रांजैक्शन के बेस पे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज के बेस पर अपन लेजर, अर्थात जिनको अकाउंट्स बोलते हैं, लेजर तैयार करते हैं। अकाउंट्स तैयार करने के बाद में अकाउंट्स के बेसिस के ऊपर अपने को ट्रायल बैलेंस बनानी होती है, जिसको अपन तलपट बोलते हैं हिंदी में। ट्रायल बैलेंस के बेस पर फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, अंतिम खाते बनाए जाते हैं। और अंतिम खातों में बात करें, फाइनल अकाउंट्स के अंदर बात करें तो मेनली 3 चीजें बनाई जाती हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कल भी बात की थी अपन ने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है कि अपन जिस वस्तु के अंदर, जिस गुड्स के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उस गुड्स को परचेज करने से और सेल करने से अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, इस चीज का पता अपने को चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करेगा कि अपन ने जो बिजनेस एक्टिविटीज की है, उन बिजनेस एक्टिविटीज को करने से वर्ष के अंत में अपने को संपूर्ण टोटल बिजनेस एक्टिविटीज से अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस आ रहा है, इस चीज को इंडिकेट करता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। कल बात की थी अपन, क्या होता है बैलेंस शीट, शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये दोनों पार्ट फाइनल अकाउंट्स के ही हैं, और ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो किसके बेस पर बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनाए जाते हैं। और उसके बाद में इन अकाउंट्स का किया जाता है एनालिसिस। इस प्रकार हर साल अपना जो अकाउंटिंग जो साइकिल है वो चलता रहता है। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बेस पे क्या करेंगे अपन, लेन देन होगा। हिंदी में बात करें तो लेन देन होगा। लेन देन के बेस पर क्या करेंगे अपन, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जर्नल प्रविष्टियां बोलते हैं इनको, जर्नल तैयार करेंगे। जर्नल के बेस पर लेजर अर्थात खाते तैयार करेंगे, अकाउंट्स तैयार करेंगे। और उनके बेस पे ट्रायल बैलेंस अर्थात तलपट का निर्माण करेंगे। और तलपट के आधार पर क्या बनाएंगे अपन, अंतिम खाते। अंतिम खातों में क्या क्या बनाया जाता है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट कहें तो स्थिति विवरण। और साथ में लास्ट में क्या किया जाता है इनका, एनालिसिस। इस प्रकार अपना जो अकाउंटिंग साइकिल है वो चलता रहता है। अब अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर भी बात की है कि जो अकाउंटिंग साइकिल है, जो अकाउंटिंग जो अपन करते हैं वो एक लेखांकन वर्ष के लिए करते हैं, अर्थात 1 वर्ष के लिए करते हैं। और वहां पर अपन ने बात की थी कि देखो भाई, अपने जो ईयर होते हैं, वर्ष होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना कैलेंडर ईयर, कैलेंडर वर्ष, और दूसरा वर्ष होता है अपना वित्तीय वर्ष।
फाइनेंशियल ईयर, ये तो होता है कैलेंडर ईयर, और ये होता है अपना फाइनेंशियल ईयर। अगर कैलेंडर ईयर के बारे में बात करें तो इसके बारे में तो अपन सब लोग जानते हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? दैट इज ऑल्सो द टाइम ऑफ 12 मंथ्स, ये भी 12 महीने की होती है। एंड इन जनरली दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ जी, हर वर्ष वित्तीय वर्ष स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर कब कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च को। कैलेंडर ईयर के बारे में बात करें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, और वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने भी 10th क्लास पास की, आपसे पूछे कि आपने कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10th क्लास पास की है, आप क्या कहोगे? भाई 10th क्लास के बारे में बात करें तो आपने फॉर एग्जांपल अभी 2020 के अंदर आपका रिजल्ट आया, तो आपका जो सेशन चला है, वो आपका जो सत्र चला, वो सत्र कौन कौन सा होगा? 2019 एंड 2020। आपके सेशन के बारे में बात करें तो इन जनरल 1 जुलाई को सेशन स्टार्ट होता है, और फॉर एग्जांपल मार्च तक अपना 31 मार्च तक, या नॉन बोर्ड क्लासेस के बारे में बात करें तो 30 अप्रैल तक अपना सेशन चलता है। अब स्कूल के अंदर सेशन के बारे में बात करें तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है ऑन एवरेज, और 31 अप्रैल को बंद होता है। आपसे पूछे सत्र कौन सा है, आप क्या कहोगे? आपने कौन से सत्र में 10th क्लास पास की है? 1920, अर्थात 2019-2020 के अंदर 20 के सेशन में आपने 10th क्लास पास की है। ठीक इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी क्या होता है? 2 ईयर जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा होगा उसके बारे में बात करें तो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, अर्थात 1 अप्रैल 2020 को अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा, और कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को ये अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। अभी पूछें, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि अभी राइट नाउ फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो क्या कहोगे आप? 2020 एंड 21। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कुछ महीने 2020 के हैं और कुछ मंथ्स 2021 के हैं। बात समझ आ रही है? तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ बात समझ में आई होगी। अब देखो भाई, अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो इन जनरल फाइनेंशियल ईयर को बेस मान के करते हैं, और अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कंपनीज एक्ट है, सारे सब क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने को अकाउंटिंग करनी चाहिए। अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में जो भी लेन देन है उन ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में कहें कि व्यापारी को यह मानना चाहिए कि 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को उसको अपना प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, ये साइकिल है, चक्र है, अर्थात हर साल चलता रहता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उन सबको की जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी। जर्नल एंट्रीज के बेस पे लेजर अकाउंट तैयार किए जाएंगे। लेजर्स के बेस पे ट्रायल बैलेंस तैयार की जाएगी, और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, जिसके आधार पर बैलेंस शीट बनाई जाएगी, और फिर अपन एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में अपन ने ग्रोथ की है, डाउनफॉल में गए हैं, अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या कमियां रही है, वो सब एनालिसिस के पॉइंट के अंदर आता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स का पॉइंट है, ट्रांजेक्शन्स कहां किस टाइम के रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो जो अपना जो एक फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष है, उस टाइम के ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑन एन एवरेज व्यापारी के जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या बेटर रहता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर उसको अडॉप्ट करें। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन ये चाहे कि मैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो कैलेंडर ईयर है इसे मेरा वित्तीय वर्ष मानूंगा,
तो वो मान सकता है। लेकिन एक बार जिसको इसने अडॉप्ट कर लिया है, जैसे मान लो अपन ने कोई दुकान खोली और अपन ने दुकान खोलने के बाद अपन ने माना कि मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष न माना के जो कैलेंडर ईयर है इसी को मैं फाइनेंशियल ईयर मानूंगा, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर अपन ने इसको एक बार अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद में इसको चेंज करना बड़ा टिपिकल हो जाता है, बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, बड़ी कानूनी जो अपनी लीगल प्रोसेस होती है उनको करना पड़ता है, उसके बाद में अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक की क्लास के अंदर अपन ने बात की अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, लेखांकन चक्र क्या होता है। तो देखना भाई, अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करने का काम, जर्नलाइज करना, फिर लेजर अकाउंट तैयार करने, फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करना, फिर फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और बैलेंस शीट तैयार की जाती है, और लास्ट में क्या किया जाता है, एनालिसिस। ये सारे पॉइंट जो है अलग अलग चैप्टर है अपने पास, वहां पर अपन डीपली अच्छे से बात करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है, लेजर अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इन सब के अलग अलग चैप्टर अपने को पढ़ने सिलेबस के अंदर, तो वहां पर हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक की बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो अपन अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं, ऐसा शायद कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जहां पर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन सिद्धांत। अब सिद्धांत के बारे में बात करें तो सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है भाई। सिद्धांत में वो है, नियम वो है जो किसी कार्य को करने के लिए अपने सामने मार्गदर्शन प्रेजेंट करता है, जिसको अपनाया जाता है, उसका कोई निश्चित क्षेत्र या व्यवहार के आधार पर उसको अपनाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में, सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत क्या है, एक सामान्य नियम जो किसी कार्य के मार्गदर्शन कोमा उसके क्षेत्र एवं व्यवहार के आधार पर अपनाया जाता है। सिद्धांत कहलाता है। देखो भाई, जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, और प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, वो सभी के द्वारा सेम वे के अंदर उनको अडॉप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको किसके आधार पर अपनाया जाता है, इनके क्षेत्र और इनके व्यवहार के आधार पर इनको अपन अडॉप्ट करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, नियम बना हुआ है कि सड़क के लेफ्ट साइड अपने को चलना चाहिए। अब क्यों चलना चाहिए, इसका लॉजिक तो कुछ है, नियम है, कानून है। अब कानून जो होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल्स को अगर अपन अडॉप्ट के बारे में बात करें तो अपने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अकाउंटिंग के जो नियम है वो कौन तैयार करते हैं, अपना सीए इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना होगा,
अपने इंडिया में अकाउंटिंग से संबंधित जो भी रूल्स हैं, जो भी सिद्धांत है, उनको तैयार करने का काम करता है अपना सीए इंस्टीट्यूट। और सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो ऐसे पॉइंट्स जो व्यवहार के आधार पर सिमिलर होते हैं और उनके लिए अलग से नियम बना दिए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर ही अपने को सारी अकाउंटिंग करनी होती है। अब अगर इनकी इंग्लिश में डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखना, ए जनरल रूल अडॉप्टेड एज ए गाइड, ए जनरल रूल adopted as a guide, adopted as a guide of action, adopted as a guide of action, a settled ground of practice. A settled ground of practice is known as principle. सिद्धांत जो किसी कार्य के मार्गदर्शन के लिए उनके क्षेत्र और व्यवहार के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं, तीन सिद्धांतों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के काइंड्स के बारे में बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला, बेसिक अजम्पशंस, बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशंस। आधारभूत मान्यताएं या अवधारणाएं। या अवधारणाएं। दूसरा पार्ट अपना बेसिक प्रिंसिपल्स। आधारभूत सिद्धांत। और तीसरा पॉइंट है अपना कन्वेंशंस, परंपराएं। तो अगर पढ़ने के हिसाब से बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तीन भागों में बांटा जाता है। बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशंस, आधारभूत मान्यताएं, अवधारणाएं क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, और अपनी जो परंपराएं या परंपराओं के आधार पर केवल कुछ रूल्स को अडॉप्ट करते हैं वो क्या क्या है। इनके अंदर डीपली जाकर अपन बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं अपन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में या बेसिक अजम्पशंस के बारे में। अब बेसिक अजम्पशंस के अंदर कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर अपने को अकाउंटिंग करनी होती है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपन कॉम्पिटिशन लाइन में जाते हैं, अपना पहला पॉइंट है बेसिक अजम्पशंस। और बेसिक अजम्पशंस का पहला पार्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, इसके अंदर क्या कहा है कि बिजनेस, देखो भाई जब भी अपन बिजनेस करते हैं तो दो चीज आती है अपने सामने, एक तो बिजनेस का ओनर और दूसरा बिजनेस।
एक तो बिजनेस का ओनर और दूसरा बिजनेस। अपने को पता है बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसे लगाता है, जिसको अपन किसका नाम देते हैं, अपने बेसिक वर्डिंग्स के अंदर सीखा था। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको अपन किसका नाम देते हैं, कैपिटल का नाम देते हैं। और अब देखना भाई, अपनी जो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट बोल दो या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोल दो, क्या कहता है कि द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस विच आर एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस का मालिक और बिजनेस विच आर एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, ना कि बिजनेस के ओनर की। अकाउंटिंग किसकी की जाती है, बिजनेस की जाती है, बिजनेस के ओनर की अकाउंटिंग नहीं की जाती। इस प्रकार क्या होता है, जब भी अपन बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, इसके अंदर व्यवसाय से संबंधित अर्थात बिजनेस से संबंधित इनकम्स या एक्सपेंसेस या अदर वर्ड्स में कहें कि ट्रांजैक्शंस, व्यवसाय से संबंधित ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। व्यवसाय के मालिक से संबंधित अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। देखो भाई, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहती है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहती है कि द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस विच आर एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए अपन जो अकाउंटिंग करें तब केवल उसके अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जो बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बिजनेस के ओनर के अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप कर रखी है, फॉर एग्जांपल कपड़े की शॉप कर रखी है मैंने, ठीक है। मेरी दुकान के ऊपर कोई कस्टमर आया, मैंने उसको नाश्ता कराया या मैंने उसको चाय पिलाई, एक ऑप्शन, दूसरा एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वही कस्टमर मेरे घर पे आया और घर पे मैंने उसको नाश्ता कराया या उसको मैंने चाय पिलाई। अब देखो भाई, अगर ये कस्टमर बिजनेस के अंदर अपनी दुकान के ऊपर आता है तब तो ये खर्चा कहाँ का, अपना बिजनेस का खर्चा है। और बिजनेस का खर्चा होने की वजह से इस चाय या नाश्ते के खर्चे को कहां रिकॉर्ड कर किया जाना चाहिए, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के अंदर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर अपन घर के ऊपर कुछ खर्चा करते हैं, जैसे मान लो घर का किराया दिया, घर पे अपन दूध लेकर आए या घर का कोई भी काम, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह वगैरह, ये सारे ट्रांजैक्शन किससे संबंधित है, बिजनेस के मालिक के व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन है। तो इन ट्रांजैक्शंस को अपन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बात समझ आ गई। अर्थात बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और जब भी अपन बिजनेस की अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग करते समय केवल और केवल बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शंस को ही बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाना, अकाउंटिंग करते समय इनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बात समझ आ गई। दूसरी बात देखो भाई, बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखो भाई, कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है, बिजनेस के मालिक के द्वारा लगाया गया बिजनेस में पैसा, बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा। अब देखो भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कैपिटल इस बिजनेस की खुद की है क्या, नहीं है। किसने लगाई है कैपिटल, बिजनेस के ओनर ने। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाया वो किसने लगाया, बिजनेस के ओनर ने। चूंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग होते हैं इसका मतलब बिजनेस के पास ये जो पैसा आया है कैपिटल के रूप में, कहां से आया है, बिजनेस के ओनर से, और बिजनेस के ओनर से आया है। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बिजनेस के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है। और जब अपन फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाएगी और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को लायबिलिटी साइड अर्थात दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट क्या होती है, वो वर्ष के अंदर अंत में ये दर्शाती है कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, कितनी संपत्तियां और कितने दायित्व हैं, शो किया जाता है। तो देखो भाई, कैपिटल कहां से आई, बिजनेस के ओनर से, बिजनेस के ओनर ने लगाई है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पैसा बिजनेस के लिए क्या है, दायित्व है। और दायित्व होने की वजह से इस कैपिटल को कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसका मतलब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट
क्या कहता है इसके बारे में अपन बात करते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय अपने को केवल और केवल बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शंस को ही अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए। व्यवसाय की व्यक्तिगत खर्चों को व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। ये मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं, अवधारणाएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अपने को अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है, क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, the owner of the business and business both are separate from each other, so that at the time of accounting, only those transactions are involved which are relates with business। क्या कहता है? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का मालिक, एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग करते समय अपने को केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए जो बिजनेस से संबंधित हो। तो आज की क्लास में इतनी बात करेंगे अपन, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक कुछ बातें समझ में आई होंगी। अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बारे में बात की है, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात की है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल्स को अपन ने 3 टाइप्स के अंदर बांटा है: बेसिक अजम्पशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स और अपने कन्वेंशंस, परंपराएं। ठीक है, तो आज अपन ने पहला पॉइंट उठाया इनके अंदर बेसिक अजम्पशंस, और बेसिक अजम्पशंस का भी पहला पार्ट किया अपन ने कि कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। पहला पॉइंट अपन ने किया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात आई थिंक समझ में आई होगी। क्या कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और इसलिए अपन जब भी अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग के टाइम पे केवल और केवल बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शंस को ही उनके अंदर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। व्यवसाय की अर्थात बिजनेस के ओनर के व्यक्तिगत ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। रिवाइज करना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो चैट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, वहां पर अपने ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहां पर आप आसानी से मेरे से बात कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।